दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक अच्छी तस्वीर रखने जा रहा हूं अपने भारत की। आज लोग कहते हैं अखंड भारत, अखंड भारत, अखंड भारत। कौन सा अखंड भारत? वही बांग्लादेश और पाकिस्तान जो हमसे टूट के अलग हो गए हैं, यही हमारा अखंड भारत है? नहीं, ये हमारा अखंड भारत नहीं है। यदि वाकई में भारत का स्वरूप आपको देखना है तो ईसा पूर्व हम आपको लेकर के चलते हैं कि मेरा भारत कितना विशाल था। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि एक बालक जिसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था, उसके जन्म के बारे में कई किंवदंतियां हैं। कोई कहता है उसका पाटलिपुत्र में हुआ, कोई कहता है केरल राज्य में हुआ, कोई कहता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में मोतीराम अड्डा से 7 किलोमीटर दूर झंगा है और वहां पर जो है राजधानी एक गांव है, वहां पर हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, कहीं भी हुआ, पर हुआ तो भारत में ही हुआ। यह बालक बहुत ही मेधावी था और उस समय उत्तर भारत पर मगध प्रांत का शासक घनानंद या धनानंद था। कहीं घनानंद कहा जाता है, कहीं धनानंद कहा जाता है, कि मतलब धनानंद का मतलब उसको धन से बहुत प्रेम था और धन देखकर उसको आनंद आता था। वह अपनी प्रजा पर नाना प्रकार के टैक्स लगाता था और जनता से वह धन वसूलता था। यह बालक का नाम था महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इसका बाद में नाम पड़ा, इसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि यह भारत का एक महान प्रथम मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था और तकरीबन 250 साल तक मौर्य साम्राज्य भारत पर शासन करता रहा। इसी का जो है पोता महान सम्राट अशोक था। दोस्तों, जब ईसा पूर्व 325 सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो राजा आम्भी, जो तक्षशिला राज्य था जो पाकिस्तान में है, वह सिकंदर की सेना को देख करके डर गया और उससे मिल गया। फिर उसी का झेलम और सिंधु नदी के किनारे एक राजा रहते थे, पोरस, उनका साम्राज्य था। इसने सिकंदर से दोस्ती करके और पोरस के विरुद्ध उसको भड़का करके उससे लड़ाई लगा दी। पोरस ने जो है बड़ी वीरता के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन कहते हैं दोस्तों, जब मुकद्दर साथ न दे, प्रकृति साथ न दे, तो कुछ भी हो सकता है। उसमें पोरस हार गया, अरेस्ट किया गया और सिकंदर के सामने लाया गया। सिकंदर ने पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो वो बहुत ही स्वाभिमानी शासक था। कहा एक राजा के साथ जैसे करते वैसा कीजिए। मतलब एक राजा दूसरे राजा को मरवा देता है। लेकिन सिकंदर बहुत दूरदर्शी था, 25 साल का नौजवान था। फिर उसने कहा कि यदि इसको हम मिला लेते हैं तो हमें आगे क्या युद्ध लड़ने में आसानी होगी। रसद और सैनिक दोनों, इधर आम भी दे रहा है, इधर जो है पुरुष देगा। उसको दोस्त बना लिया। पर नसीब में जो होता है वही होता है। सिकंदर की सेना जब पोरस की सेना से लड़ी तो बहुत लोग हताहत हुए और जो हमारे पूरब में जो राज्य मगध था, यह इतना शक्तिशाली था कि इसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक थी और पूरे उत्तर भारत में इसका साम्राज्य था। सिकंदर की सेना बहुत दिन हुआ था इसको आए हुए, लड़ते हुए, युद्ध का मैदान में रहते हुए। तो उसकी सेना ने विद्रोह कर दिया कि हम भारत में आगे नहीं बढ़ेंगे और सिकंदर 2 दिन अपने शिविर से बाहर नहीं निकला। लास्ट में वो वापस गया और रास्ते में जाते समय बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। अब जो है आम्भी जो था, तक्षशिला का जो राजा था, उसको जो है राज तो एक प्रकार से उसके अधीन हो गया था। तो राजा सिकंदर ने उसको राज दे दिया। कुछ दिनों तक क्या राज किया, पर आम्भी के दिमाग में आया कि मैं तो राज्य अपना खो दिया था, मैं तो मनोनीत किया हुआ राजा हूं, जनता उतनी इज्जत नहीं करती है। तो इसने क्या किया कि तक्षशिला के महान आचार्य
जो सारी विद्याओं में पारंगत थे, उनको कहा कि आप मगध जाइए और वहां पर घनानंद से कहिए कि हिंदू राष्ट्र की धर्म की रक्षा के लिए वो जो है हमारे यहाँ जो यवन सैनिक सिकंदर छोड़ गया है, यवन राजदूत जो छोड़ गया है, उनको मार भगाएं और हिंदू राष्ट्र बनाएं। चाणक्य चल देते हैं और घनानंद के दरबार में जाते हैं, सारी बात बताते हैं, पर घनानंद को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। उसको तो जहां धन मिले वहीं पर उसका मन प्रसन्न रहता है। तो जब घनानंद की बात को अनसुना कर दिया तो हमारे चाणक्य जी, जिनको विष्णुगुप्त शर्मा भी कहा जाता है, थोड़ा क्रोधित होकर कहे कि हे राजन, मैंने आपसे कहा है कि आप जो है हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने सैनिक पश्चिमोत्तर सीमा पर भेजिए, क्योंकि उन्होंने हमारी बहु बेटियों की इज्जत लुटना शुरू कर दिया है। हमारे आदमियों को मार देते हैं, बेघर कर देते हैं, जो उनके दिल में आता है वो करते हैं, इसलिए उनको मार भगाने के लिए अपनी सेना भेजिए। घनानंद को गुस्सा आता है, कहता है इस ब्राह्मण दुष्ट को, इसको पकड़ो और राज्य से घसीट के बाहर कर दो। सैनिक उसको पकड़ लेते हैं, घसीटने लगते दोस्तों। तो चाणक्य जी कहते हैं रुको, एक मिनट ठहरो। फिर वो कहता है हे घनानंद, जो तुम धन के आनंद में डूबे हुए हो, यह चाणक्य अपनी सर की चुटैया, ब्राह्मण लोग जो चोटी बांधते, हिंदू लोग चोटी बांधते हैं, शिखा, उसको मैं खोलता हूं और एक दिन नंद वंश का मैं नाश कर दूंगा, तभी शिखा को बांधूंगा, नहीं तो नहीं बांधूंगा। वहां से ये चलते हैं। इससे पहले थोड़ी सी कहानी बता दूं, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भी जो है इसमें घनानंद की सेना भर्ती हो गए थे। किसी कारणवश घनानंद इनसे नाराज हो गया और इनको मृत्युदंड सुना दिया। ये वहां से भागे, भागते 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 उस समय आप लोगों को पता है लड़ाइयाँ होती रहती थी, बीमारियां बहुत ज्यादा होती थी, तो लोग पूरी जिंदगी ठीक से नहीं जी पाते थे और मृत्यु बहुत होती थी, इसलिए आबादी हमारी कम थी। क्षेत्रफल ज्यादा था लेकिन जंगल ज्यादा थे। जंगलों में भागे और भागते भागते जब यह नौजवान सैनिक थक गया तो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गया और पेड़ पर टेक लगा लिया। थोड़ी देर के बाद थके हुए होने से इसको नींद आ गई, यह सो गया। उसी समय चाणक्य जी अपने तक्षशिला जा रहे थे। देखते हैं जंगल में क्या है, एक बबर शेर। बबर शेर मतलब जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं, लॉइन जिसको कहते हैं। तो वह चंद्रगुप्त मौर्य, एक सैनिक सोया हुआ है और उसका सर को चाट रहा है। चाणक्य देखा, झाड़ियों में छुप गया और उसके बाद कहा रे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है? बबर शेर, लॉयन इसको चाट रहा है, अभी लगता है इसको खा जाएगा। लेकिन कुछ क्षण बीतने के बाद फिर क्या दिखता है कि शेर जो है इसको चाट करके चला गया। अब चाणक्य का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि मनुष्य शिकार सामने हो, और बबर शेर तो कभी नॉर्मल में तो रहता ही नहीं है, हमेशा टेंशन में रहता है, गुस्से में रहता है। इसको चाट करके प्यार करके चला गया, मतलब मृत्यु इसके सर पर थी और इसको वर्ण नहीं की, इसको अभय दान दे दिया, इसको मतलब जीवन दान दे दिया, मतलब काल भी इसको छोड़ दिया। तो इसको फिर युद्ध में कौन मार सकता है? ये तो बहुत ही काम का चीज है और इससे दोस्ती करता हूं और सेना का संगठन करके और मैं इस नंद वंश का नाश कर सकता हूं। इसने चंद्रगुप्त मौर्य को जगाया। जगाने के बाद पूरा वृत्तांत सुना, अपना भी सुनाया और अपना शिष्य बनाया, तक्षशिला ले गया, सारी विद्याओं में, शास्त्र और शस्त्र की विद्याओं में पारंगत किया। उसके बाद सिकंदर तो जा चुका था, इसने चोरों, मलेच्छों, आटविकों और शस्त्रोपजीवी लोगों को इकट्ठा करके और एक छोटी सी सेना बनाई, और जो सीमांत प्रदेश में जो यवन सैनिक थे, जो हमारे भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, उनको जो है मारा और गवर्नरों को मारा और मार भगाया और क्षेत्रों को विजय प्राप्त किया।
लेकिन अभी पूरे पंजाब पर इन्होंने विजय प्राप्त नहीं किया था। तो वहां के आदमियों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया और एक टुकड़ी लेकर के, सैनिक लेकर के, और इन्होंने सीधे ही जो है मगध पर, जो पाटलिपुत्र राजधानी थी, वहां पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। हमेशा याद रखना चाहिए कि केंद्र में राजा की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। ये लड़े पर बुरी तरह से हार गए और जान बचाने के लिए लोग भागे। जान बचाने के लिए भागे तो वही जंगल था। तो जंगल में देखते हैं कि एक झोपड़ी है, एक दीपक जल रहा है। सोचे चलो यहाँ रात विश्राम कर लेंगे, हो सकता है कुछ खाने को मिल जाए। तो वहां पर एक बालक देखते हैं झोपड़ी के किनारे से कि खाना सामने पत्तल पर रखा हुआ है और वो रो रहा है। इतने में ही एक बूढ़ी आती है, बोलती क्यों रो रहे हो? तो कहता है दादी मैं जल गया। दादी ने खाने को देखा तो बच्चे ने जो पत्तल के ऊपर चावल डाला गया था और बीच में दाल डाला गया था, वहीं से बीच से उठा लिया था। कहती है अरे महामूर्ख, तुम भी चाणक्य और चंद्रगुप्त की तरह से महामूर्ख हो, कहीं बीच में हाथ डालते हैं। जैसे उन्होंने केंद्र में ही अटैक कर लिया। उनको तो धीरे धीरे प्रदेश को जीतते हुए आगे बढ़ना था और अंत में जाकर के जो है केंद्र पर अटैक करना था। तो वो तो हार गए और तू जल गया। चाणक्य ने जब यह बात सुनी तो बड़ा ही उसको अपने पर ग्लानि हुई कि वाकई में मुझसे तो नीतिज्ञ जो है ये बूढ़ी माँ है। उसके चरणों पर गिर गए, बोले माँ हम चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य हैं, हार गए हैं, कुछ खाना दे दो, सुबह हम चले जाएंगे। बुढ़िया ने उनको भोजन दिया, विश्राम किए और दूसरे दिन चले गए। फिर उसके बाद इन्होंने और जो सीमांत राज्य थे उसको इन्होंने जीता और जीत करके दोस्तों एक विशाल सेना लेकर के और मगध पर आक्रमण किया। मगध की जनता घनानंद से प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि इतना टैक्स लेता था और इसके मूड में जो ही आता था किसी को मरवा देना, हत्या करवा देना, धन झड़प लेना। तो जनता भी त्राही त्राही कर रही थी और युद्ध बड़ा भयंकर हुआ, बहुत ही रक्तपात हुआ और उसमें कई हजार सैनिक मारे गए। लास्ट में घनानंद पकड़ा गया और उसकी हत्या कर दी और 321 में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा पाटलिपुत्र में और उसका प्रधानमंत्री चाणक्य जी बने। उन्होंने 6 लाख की सेना लेकर के पूरे उत्तर भारत को जीत लिया और 317 में जितने एवं राजदूत और सैनिक थे चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने बाहर भगाया। सिकंदर जब चला गया था उसका एक सेनापति था सेल्यूकस। उसने कहा कि ये कौन है चंद्रगुप्त मौर्य जो हमारे यवनों को मार भगाया है। दोबारा भारत अभियान के लिए वो चल दिया। जब वो चल दिया तो 305 में सिंधु नदी के किनारे दोनों की सेनाओं में युद्ध हुआ। लेकिन सेल्यूकस भूल चुका था कि 325 ईसा पूर्व का भारत नहीं है, ये 305 ईसा पूर्व का भारत है। उस समय केंद्र में घनानंद था और प्रांत में छोटे छोटे जैसे राजा पोरोस थे और अन्य राजा थे, तो उनको जीतना और कत्लेआम करना आसान था। पर इस समय पूरा उत्तर भारत केंद्र से शासित होता था और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जैसे विद्वान मंत्री की सेना से सामना था। सेल्यूकस सारा अरेस्ट कर लिया गया, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के सामने पेश किया गया। चाणक्य जी बहुत ही बुद्धिमान थे दोस्तों। उन्होंने सेल्यूकस के सामने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त रखी कि काबुल, कांधार, हेरात, कंबोडिया और गांधार यह राज्य मुझे दे दो। काबुल, कांधार, हेरात, बलूचिस्तान और कंबोडिया मुझे दे दो और साथ में तुम अपनी पुत्री का हमारे राजा से शादी कर दो। शादी इसलिए कर दो कि आए दिन यूनानी जो लोग थे ये हमारे भारत पर आक्रमण करते थे, तो जब रिश्ता तय हो जाएगा तो लड़की के घर को कोई भी शासक बर्बाद करना नहीं चाहेगा, तो ये संबंध बन जाएगा और ये सब मिल गया। उसके बाद मेगास्थनीस नाम का एक व्यक्ति जो था, राइटर था, उसको राजदूत
बना करके सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। अब हमारे अखंड भारत जो है उसका नक्शा बनता है बंगाल से लेकर के और पश्चिम में सौराष्ट्र, जिसमें आज हमारा पूरा पश्चिमी पाकिस्तान भी है, साथ में सटा हुआ काबुल है, गांधार है, हेरात है, तो ये सब चीज़ें, अफगानिस्तान भी है। तो पूरब से लेकर के और पश्चिम तक हमारा जो है सौराष्ट्र तक, और उत्तर से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक जो है हमारा जो है अखंड भारत था। अब सोचिए दोस्तों, आज हम रोते हैं पाकिस्तान ले लेंगे, बांग्लादेश ले, अरे ये तो थे ही कहाँ देश, ये तो मेरा भारत ही था, जिसको हमारे ही लोगों ने अंग्रेजों की चाल में फंस करके विखंडित कर दिया और हमारा भारत छोटा सा रह गया बीच में। हमारी सीमा क्या है? उत्तर में नेपाल है और उससे जाइए हिमालय के पार तो चाइना है, पूर्व में बांग्लादेश है, पश्चिम में पाकिस्तान है, दक्षिण में जो है हमारा श्रीलंका है। हम तो चारों से घिरे हुए हैं। और हमारे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और महामंत्री चाणक्य ने भारत का विशाल नक्शा तैयार कर दिया कि पूरब से बंगाल से लेकर के पश्चिम में सौराष्ट्र और उसके साथ काबुल, कांधार, गंधार, बलूचिस्तान, हेरात, ये सब हमारे अंडर थे। और उत्तर से हिंदू कुश से लेकर के दक्षिण में जो है कर्नाटक तक जो है हमारा साम्राज्य था। इसको बोलते हैं हमारा अखंड भारत। दोस्तों, यदि आपको अपने अखंड भारत को बना के रखना है तो यह देश एक आदमी से नहीं चलता है, इसमें जितने भी लोग हैं सबका सहयोग जरूरी है। एक चैन बनती है और चैन बनती है, उस चैन का हर कड़ी एक यहाँ का भारतवासी है, चाहे नर हो या नारी। कोई भी चैन आप खरीद लीजिए, चाहे गले में पहनने वाली, अच्छा हाथी बांधने वाली। हाथी तभी तुड़ा सकता है जब उसकी एक कड़ी कमजोर हो। गले का चैन तभी टूट के गिर सकता है जबकि उसकी एक ही कड़ी काफी है कमजोर होने के लिए। उसी तरह से देश की अखंडता को कायम रखने के लिए यदि एक भी गद्दार हो गया तो देश की अखंडता चूर चूर हो जाएगी दोस्तों, और अखंड भारत खंड में बिखर जाएगा। तो हम आगे भी आपको बताएंगे कि हम कैसे गुलाम हुए, हमारा साम्राज्य क्या था, भारत का इतिहास क्या था, स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। और इसी महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में 12 साल तक सूखा पड़ा, त्राही त्राही बच गई। तो उन्होंने पंडितों को सबको बुलाया कि भाई इसका क्या कारण है। उसी समय जैन मुनि भद्रभाव इनके राज्य में उपस्थित थे, आए। उन्होंने कहा कि हे राजन, तुमने 16 जनपदों को जीता है और वहाँ के राजाओं की तुमने हत्या की है, बहुत ज्यादा हत्या किया है, जिसका पाप तुम्हारे सर पर चढ़ बोल रहा है और इस अकाल का कारण तुम। उन्होंने कहा गुरुवर बताइए, तो मतलब कहे मुनि जी बताइए कि मैं क्या करूं। कहा कि यह राजपाट छोड़ो और जैन धर्म अपनाओ, और उसके बाद संलेखना एक तपस्या है जिसमें बिना खाए पिए और तपस्या करो और अपनी मृत्यु को प्राप्त करो। यह 47-48 वर्ष का शासक गद्दी से उतरा नहीं था, सर पर मुकुट था इसके। भद्रबाहु को गुरु बनाया जैन मुनि और वहां से कर्नाटक गया। कर्नाटक में श्रवण बेलगोला स्थान है, वहां पर जंगलों में एक पहाड़ी है चंद्रगिरी। उस पहाड़ी पर जाकर के बिना कुछ ग्रहण किए भूखे प्यासे रह करके इसने तपस्या करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। और इस प्रकार से इस महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का था, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, उसका अंत हुआ और उसका लड़का बिंदुसार जो है गद्दी पर बैठा। तो दोस्तों, कभी मत भूलिएगा अखंड भारत कैसे रहेगा। यदि आपकी कोई भी कड़ी कमजोर हो गई तो हमारा ये भारत है ना, इसका भी टुकड़ा हो जाएगा। आप तो थोड़ा सा वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पर समय समय पर लोग इसको खंडित करना चाहे। सन 1984 में पंजाब में खालिस्तानियों ने
इसको खालिस्तान बना चाहा। नागालैंड वाले भी गड़बड़ करते हैं ये लोग, लेकिन नहीं, हमारी केंद्र जो इतना मजबूत है, केंद्र में सेना है, हर जगह जो है संभाल लेती है। और अभी जो हमारा भारत है विखंडित नहीं हो सकता है, क्योंकि सब लोग इस भारत से प्रेम करते हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद करता हूं। यदि आपको अपने अखंड भारत के बारे में कुछ नया ज्ञान मिला है, अच्छा लगा है, तो आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।